वेल स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं लॉकडाउन भले ही ख़त्म हो गया है, लेकिन अनलॉक में भी ऐसी कंडीशन बनी हुई है जिसके चलते ये एग्ज़ाम भी आपका ऑनलाइन और एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो इसलिए हम आज नेक्स्ट 2 चैप्टर 2 के ऑलरेडी हम एग्जाम्पलर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो उसी में आगे बढ़ते हैं। आज ये प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम 2 चैप्टर के एग्जाम्पलर वाले एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन आपको रटने नहीं है, इसके साथ साथ आपको ये ध्यान देना है कि जो आंसर है वो क्यों है। अगर ऐसा जानते हैं तो उससे एक बेनिफिट और आपको मिलेगी कि आप दूसरे ढंग से या दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। ये पहले भी आपको बता चुके हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एग्जाम्पलर का जो है, साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड, क्वेश्चन ये साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर। अब देखिए एग्जाम्पल्स यहाँ पर जो दिए गए इसमें से कौन सा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, मोनरा, एल्गी, तो सबको जान सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया जो है एक प्रोकैरियोटिक सेल में आती है। और अब ज़रा आप सोचिए, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, तो अब प्रोटिस्टा में क्या है, यूकैरियोटिक आते हैं, प्लांटी में मल्टीसेलुलर्स हैं, एल्गी में खैर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हैं लेकिन ये यूकैरियोटिक हैं। तो आपका आंसर जो है करेक्ट हो गया सी। इसी तरीके से अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं हम। फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट व्हिच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज। अगर 2 डिसिमिलर टाइप के गैमीट फ्यूजन में पार्टिसिपेट करते हैं या फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? ऊगैमी, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड जूगैमी। तो इसमें जानते हैं ऊगैमी और डेवलप्ड है, आइसोगैमी उससे कम डेवलप्ड है। इसमें सिमिलर टाइप के होते हैं। जब ये साइज के बेस पर ये डिसिमिलर होते हैं तो इसको एनाइसोगैमी कहते हैं। तो सेकंड में आपका इसमें भी ऑप्शन आपका सी सही हो गया। तो आंसर हो गया एनाइसोगैमी। अब आइए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। होल्ड फास्ट स्टाइप एंड फ्रंट कॉन्स्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ। ये जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है इसको को रिलेट करना है। जो नीचे ग्रुप दिए गए हैं ये एल्गी के ग्रुप दिए गए हैं, इनमें से किस ग्रुप में ये बॉडी स्ट्रक्चर पाई जाती है? होल्ड फास्ट जैसा कि जानते हैं ये सबस्ट्रेट से अटैच होने में हेल्प करती है। तो होल्ड फास्ट तो अलग अलग में कई में हो सकती है, लेकिन खास करके जो स्टाइप्स जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं डेवलप प्लांट के स्टेम जैसे, और फ्रंट जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये जिसमें है वो मेंबर हैं फियोफाइसी के, यानी थर्ड में भी सी ऑप्शन आपका सही है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, अ प्लांट shows thallus level organization, it shows rhizoid and is haploid, it needs water to complete its life cycle because the male gamete are motile, identify the group of which it belongs to। तो ये करेक्टर जिसमें है वो किससे मैच करता है? फिर से ध्यान दीजिए, थैलस बॉडी स्ट्रक्चर। तो थैलस जब आपने पढ़ा, जो प्लांट किंगडम के ग्रुप हैं उसमें एल्गी आता है और ब्रायोफाइटा में कुछ थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। तो एल्गी और ब्रायोफाइटा 2 ग्रुप बनता है प्लांट किंगडम में। अब उसमें बात आती है कि राइजोइड, एल्गी में राइजोइड नहीं है तो राइजोइड कह दिया गया, यही क्लियर हो गया। वैसे भी आपने इसको एम्फीबियस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा है ब्रायोफाइटा को, तो इसका आंसर डी यानी ब्रायोफाइट्स है। तो कभी कभी इस क्वेश्चन के अलावा अगर ऐसा कहा जाता है तो वहाँ भी आंसर कर देंगे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कौन है? ब्रायोफाइट्स हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5th है, प्रोथैलस इज। प्रोथैलस क्या है? प्रोथैलस की स्ट्रक्चर आपने जाना, स्ट्रक्चर इन टेडोफाइट्स फार्म बिफोर द थैलस डेवलप, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फार्म इन टेडोफाइट,
C, a gametophyte free living structure formed in pteridophytes, and D, a primitive structure formed after fertilization in pteridophytes। तो यहाँ पर अगर देखें फिर से कोरिलेट करें तो पहले आंसर आपको बता दें, ये सी है। क्यों है? अ गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फार्म्ड इन टेडोफाइट। तो प्रोथैलस, अगर आपको ध्यान होगा, जब लाइफ साइकिल फिर से एक बार ध्यान दीजिए टेरिडोफाइटा की, तो टेरिडोफाइटा मोस्टली स्पोरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, और इन स्पोरोफिटिक प्लांट्स में जब रिप्रोडक्शन में हम चलते हैं तो ये जानते हैं कि स्पोर जब बने थे, स्पोर बनने के बाद ये रिलीज हो गए थे और इनका जर्मिनेशन हुआ था, तो हैप्लॉयड स्पोर से एक हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है शॉर्ट लिव्ड, जिसकी साइज लगभग 1 से 1.5 इंच की होती है। ये बॉडी से फ्री होता है, फूड मटेरियल अपना सिंथेसाइज कर लेता है, इसी पे आगे चल के एंथेरिडियम और आर्किगोनियम बनते हैं, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो चलिए अगर कोरिलेट कर पाए तो याद करने के लिए जान गए। और ये केवल टेरिडोफाइट में ही ऐसा है जिसमें गैमेटोफाइट एक अलग फ्री लिविंग स्ट्रक्चर बनाती है जो इजीली विजिबल है, किसी भी स्पोरोफाइट में ऐसा नहीं है। तो टेरिडोफाइटा ग्रुप हो गया, आंसर हो गया। अब आते हैं 6th क्वेश्चन पर। प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप, मतलब इसमें से जो नीचे दिए गए कौन सा ग्रुप है, आर डिप्लॉयड एंड वेल एडॉप्टेड एक्सट्रीम कंडीशन, दे ग्रो वियरिंग स्पोरोफिल्स इन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन, द ग्रुप विच रेफर्स इज। जिसमें कोन पाया जाता है वो ग्रुप आपको बनाना है। तो कोन पाए जाने वाली एक कोनी फर्स कहे ही जाते हैं कि एग्जाम्पल्स है जिम्नोस्पर्म के। तो यहाँ पर हो गया आपका जिम्नोस्पर्म राइट आंसर। अगर आप क्वेश्चन पर ध्यान दें कि द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड, डिप्लॉयड कहाँ से हैं? तो डिप्लॉयड बेसिकली जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है वो टेरिडोफाइटा से ही प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है। इसके पहले एल्गी और ब्रायोफाइटा की जो मेन बॉडी होती है जनरली वो गैमेटोफिटिक होते हैं और एक्सट्रीम कंडीशन में रह भी लेते हैं। और दूसरे स्पोरोफिल की बात करें तो एल्गी और ब्रायोफाइटा में स्पोरोफिल का फॉर्मेशन नहीं होता है, और टेरिडोफाइटा में बना तो, लेकिन इसमें स्पोर बन गए जो स्पोरोफिल से कंबाइंड होकर कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाई थी। तो स्पोरोफिल जिसमें कंबाइंड होकर स्ट्रक्चर बनाती है वो कोन शेप दिखती है, इसलिए कोन बनने वाला एक ग्रुप है जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ। अब जरा फिर से ये इस लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्मिंग या फ्लावरिंग प्लांट की कंडीशन में जाएं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल हो गया, पिस्टिल के अंदर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को जानते ही हैं, ओवरी में ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर बनी जिसको कहा गया एम्ब्रियोसाइक। एम्ब्रियोसाइक का फॉर्मेशन एक्चुअली एक हैप्लॉयड सेल से होता है। बाद में धीरे धीरे जिसको हम कहते हैं मेगास्पोर या फंक्शनल मेगास्पोर, धीरे धीरे उसकी साइज बढ़ती जाती है, उसमें न्यूक्लियस का नंबर बढ़ता जाता है, और लास्ट कंडीशन क्या आती है कि उसमें न्यूक्लियस का 3 बार डिवीजन हुआ। पहली बार 2 बना, फिर 4 बना, फिर 8 बन गए, जिसमें से 4 एक पोल पर, 4 एक पोल पर होते हैं, फिर दोनों पोल से एक एक बीच में आ जाते हैं। तो अब ये 3 एक पोल पर बचे, 3 एक पोल पर बचे, और सब न्यूक्लियस से एक एक सेल बन जाती है, और बीच में जो न्यूक्लियस आए वो उससे एक सेल, जिसको आप सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहे हैं। तो अब आप देखिए सेल टोटल कितनी बनी, 3 एक पोल पर, 3 एक पोल पर और एक बीच में, तो 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई। तो ये बी ऑप्शन सही है। 8 न्यूक्लियाई क्यों हो गए? क्योंकि जो फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस था उसमें 3 बार डिवीजन होने से 8 न्यूक्लियस बन गए। न्यूक्लियाई इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस। तो राइट आंसर इज बी, 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। If the haploid number of flowering plant is 36, what would be the number of chromosome in its endosperm? तो जरा आप सोचिए, इसके लिए आपको जानना है कि एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट में कहाँ पर डिप्लॉयड, कहाँ पर हैप्लॉयड सेल्स होती हैं।
खैर एक्सेप्शनली एक ट्रिप्लॉइड सेल भी बनती है। तो अगर किसी फ्लावरिंग प्लांट में कहा गया डिप्लॉयड नंबर, यानी जो डिप्लॉयड सेल हैं उसमें क्रोमोसोम का नंबर 36 है, तो अगर ये नंबर 36 है दैट मीन्स ये 36 इज इक्वल टू 2x। ठीक भैया, 2x हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 18। तो जहाँ पर हैप्लॉयड सेल होंगी, जहाँ पर x होगा वहाँ पर 18 क्रोमोसोम होंगे, और जो डिप्लॉयड होंगी वहाँ 36 है ही, दिया गया है। अब आपको जानना है कहाँ पर क्या होता है। अब यहाँ पर पूछा गया व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म आपको जानना भैया, ये एंडोस्पर्म जो होता है ये 3x होता है, ट्रिप्लॉयड सेल होती है। तो अगर ट्रिप्लॉयड सेल होती है तो सोचिए x इज इक्वल टू 18, तो 3x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 18 3 जा 54। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हो गया C54। तो आपको हम ये आंसर भी बता सकते थे, ये बताने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं आप अब डिफरेंट दूसरे अदर किसी पार्ट में पूछा जाए, एक पार्ट में दिया हो क्रोमोसोम का नंबर सेल में कितना है, तो दूसरे किसी भी पार्ट में बता सकते हैं। केवल एंडोस्पर्म में, एंडोस्पर्मिक सेल में ये 3x होता है, मैक्सिमम में 2x होता है। लिमिटेड स्ट्रक्चर हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय बनती हैं, स्टेमेन और पिस्टिल से रिलेटेड, जो हैप्लॉयड होती हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रोटोनेमा इज। प्रोटोनेमा क्या होता है, तो अब आपको ध्यान देना है ये ब्रायोफाइटा की या फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल की। तो उसमें से क्या हुआ था, ये प्रोटोनेमा, ऑप्शन पर ध्यान दें, हैप्लॉयड एंड इज फाउंड इन मॉसेज, डिप्लॉयड एंड इज फाउंड इन लिवरवर्ट्स, डिप्लॉयड एंड इज फाउंड इन टेडोफाइट, हैप्लॉयड एंड इज फाउंड इन टेडोफाइट। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ये क्यों सही है, फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल को ध्यान दीजिएगा, ये हैप्लॉयड तो होता ही है, लिवरवर्ट्स की भी मेन बॉडी हैप्लॉयड ही होती है, लेकिन इसमें इस प्रोटोनेमा का फॉर्म नहीं होता। प्रोटोनेमा क्या है, जब स्पोर से नई बॉडी बननी होती है तो सबसे पहले फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो बनती है इसी को कहते हैं प्रोटोनेमा। बाद में प्रोटोनेमा से ही सपोज आप ये कहते हैं, चलिए इनको डिलीट कीजिए पहले, ये हो गया स्पोर। अब स्पोर में सेल डिवीजन होगा, 1 से 2 सेल हो गई। अब ऐसे सेल बनते बनते लास्ट में क्या होगा, कई सेल बन जाती हैं। ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर इसी को कहते हैं प्रोटोनेमा। बाद में इसके डिफरेंट जगह से राइजोइड निकल आते हैं और ऊपर की ओर एरियल ब्रांच निकल आती हैं, इसीलिए ब्रायोफाइटा ग्रुप में भी उगते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन 10, द जाइंट रेडवुड ट्री। रेडवुड ट्री किसको कहते हैं, सिकोया को। तो ये सिकोया इज एन एग्जाम्पल किसका है, इसमें ग्रुप दिया गया है एंजियोस्पर्म, फ्री फर्न, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। तो आप जानिए इसकी एक खासियत है, ये सबसे बड़ा दुनिया का प्लांट है, और दुनिया का जो सबसे बड़ा प्लांट है जिसको सिकोया भी कहते हैं, रेडवुड ट्री भी कहते हैं, ये जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। तो अब हम इसके बाद, तो ऑप्शन हो गया डी। अब अगले चैप्टर की चर्चा करते हैं आगे। अब नेक्स्ट चैप्टर 4 एनिमल किंगडम की चर्चा करते हैं, और इसमें MCQ क्वेश्चन की लिंक में अगर देखें इसी सीक्वेंस में, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन सम एनिमल ग्रुप द बॉडी इज फाउंड डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स विथ अ लीस्ट सम ऑर्गन रिपीटेड, दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज नेम्ड। तो बॉडी का जो सेगमेंटेशन है, जब हम क्लासिफिकेशन के बेसिक्स की बात कर रहे थे, अगर आपने वीडियो देखा होगा कि बेसिक्स ऑफ एनिमल किंगडम पार्ट 2 में, तो उसमें आपको डिफरेंट टर्म बताए गए थे जो डिफरेंट एनिमल फाइला के कैरेक्टर बताने में हेल्प करते हैं। तो अगर उसकी बात करें तो वहाँ पर आपने ये जाना था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा की गई थी और सेगमेंटेशन की बात आई थी,
डिफरेंट कैरेक्टर की बात किए थे वहाँ पर। तो वहाँ पर मेटामेरिज्म में क्या बताया गया था, तो उसमें यही कहा गया था कि अगर बॉडी जो है कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है एक्सटर्नली इंटरनली, तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं मेटामेरिज्म, और इस तरीके के डिवीजन को कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो यहाँ पर जो बॉडी स्ट्रक्चर पाई जा रही है, तो आपने पहले जान लिया, तो ऑप्शन हो गया बी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप दे सकते हैं अर्थवार में, ठीक भैया। और दूसरे टर्म को जाने तो सेगमेंटेशन डिवीजन को तो कहते ही हैं, लेकिन ये मेटामेरिक भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ चूँकि ट्रू की बात की गई है, जो एक्सटर्नल इंटरनल होता है उसे मेटामेरिज्म कहते हैं। और मेटामार्फोसिस आप जानते हैं कि ये डेवलपमेंट की स्टेज आती है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, गिवन बिलो आर टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन सम एनिमल, ईच वन इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन एक्सेप्ट। अब दूसरे में आपको बताना है, नीचे सेल्स के टाइप दिए गए हैं और इन सेल्स के टाइप के बारे में बता गया है। क्वेश्चन को समझिए कि सबका कोई स्पेसिफिक वर्क है केवल एक टाइप की सेल को छोड़कर। तो आइए ऑप्शन पर आते हैं, कोइनोसाइट, इंटरस्टिशियल सेल, गैस्ट्रोडर्मल सेल एंड निमेटोसिस्ट। तो कोइनोसाइट आपको बताएं तो ये पोरीफेरम पाई जाती है, इसलिए कह रहे हैं कि अगर कहा जाए कोइनोसाइट कहाँ पाई जाती है, इसको भी बता सकते हैं। पोरीफेरा की बॉडी में जो आउटर लेयर होती है पिनेकोसाइट से बनती है, अंतर वाली सेल कोइनोसाइट से बनती है। ऐसे इंटरस्टिशियल सेल सिलेंट्रेटा में पाई जाती है, गैस्ट्रोडर्मल सेल सिलेंट्रेटा का करेक्टर है, निमेटोसिट्स साइट्स ये भी निमेटोनिडेरिया में पाई जाती हैं, सिलेंट्रेटा में पाई जाती हैं। तो निमेटोसिस्ट का, गैस्ट्रोडर्मल सेल का, कोनोसाइट का अपना स्पेसिफिक वर्क है, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन बी सही है। इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट इन द सिलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स इसमें पाई जाती हैं। इनका काम ये होता है, एक काम नहीं है, जितने अदर टाइप की सेल्स होती हैं सब इसी इंटरस्टिशियल सेल से बनती हैं। तो कहने का मतलब ये, इंटरस्टिशियल सेल के मॉडिफिकेशन से डिफरेंट टाइप की सेल होती हैं और ये डिफरेंट टाइप का फंक्शन करती हैं, जबकि इसके अलावा जो सेल्स हैं उनका एक पर्टिकुलर टाइप का वर्क है, स्पेशलाइज्ड वर्क है, जबकि इसका क्या है, डिफरेंट वर्क है। जैसा मॉडिफाइड होकर के अपना शेप साइज बना लेगी उसी के अकॉर्डिंग वर्क करने लगेगी। थर्ड क्वेश्चन, Which one of the following set of animals share a 4-chambered heart? अब आपको इसमें बताना है 4-chambered heart किस में पाया जाता है। इसमें से पाया तो बहुत में जाता है, लेकिन यहाँ ग्रुप दिया गया है, इसमें कौन सा हो सकता है। एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स। तो आप पहले जान लीजिए एम्फीबियन में 3 चैम्बर्ड है, बात इसीलिए कट गई। और रेप्टाइल्स में भी मैक्सिमम में 3 है, कुछ में एक्सेप्शनली 4 हो गया है, बर्ड्स में 4 होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरे पर आते हैं, क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स। बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड होता है। क्रोकोडाइल रेप्टाइल का है, लेकिन रेप्टाइल में हमने भी कहा सब में नहीं होता, कुछ में होता, उसी में क्रोकोडाइल है। तो कुल मिला के आपको आंसर अपना मिल गया ये दूसरा बी, क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स। दूसरे क्यों नहीं उसको भी हमने बताने का प्रयास किया। एम्फीबिया में 3 हो गया, पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरीके से दूसरे वाले में अगर आप करें, क्रोकोडाइल इसमें तो है ही है, लिजर्ड और टर्टवाइज आ गया इसलिए कट गया। और तीसरे में भी अगर आप देखें मैमल और बर्ड सही है, लेकिन लिजर्ड गड़बड़ हो गया, इसलिए आंसर गड़बड़ है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल हैज़ नॉन ग्लैंडुलर स्किन? स्किन में मोस्टली ग्लैंड्स पाई जाती है, कहा गया किसकी स्किन में, बहुत से एनिमल हैं जिनकी स्किन में ग्लैंड्स पाई जाती हैं, इसमें से वो ग्रुप बताना है जिसमें ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं। तो स्नेक एंड फ्रॉग ये गलत है, क्योंकि स्नेक में ग्लैंड पाई जाती है, अपनी स्किन को स्लिपरी बनाने में, फ्रॉग में स्लिपरी बनाने में हेल्प करता है। और दूसरा ऑप्शन है कैमिलियन एंड टर्टल। तो इसमें जानते हैं ऊपर से हार्ड कवरिंग होती है, स्किन का आउटर सरफेस का यूज़ किया नहीं जाता है इस पर्पज में, कैमिलियन। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो गया। कैमिलियन भैया गिरगिट जिसका नाम सुने होंगे, टार्टवाइज कछुआ के लिए यूज़ किया गया है। फिर आता है फ्रॉग एंड पिजन। तो फ्रॉग में तो है ग्लैंडुलर, लेकिन पिजन से कोई मतलब नहीं ग्लैंडुलर। क्रोकोडाइल एंड टाइगर है, तो यहाँ पर जो है दोनों अलग हो गए। तो चलिए 4th हमें ये आपका सही हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एज ए कॉमन फीचर। बर्ड्स और मैमल में कौन सा कैरेक्टर कॉमन है वो आपको ढूंढना है। नंबर 1 पिगमेंटेड स्किन, तो
दोनों में नहीं होती है, एनिमल्स में मैमल्स में हो सकती है, इसमें नहीं होती है। बी एलिमेंट्री कैनाल विथ सम मॉडिफिकेशन, इसमें भी डिफरेंसेस है। वी पेरिटी, ये भी गड़बड़ है क्योंकि जानते हैं कि बच्चे और अंडे देने वाले अलग अलग कैटेगरी के हैं। वार्म ब्लडेड, जब करेक्टर की बात की जाती है तो दोनों में एक मेन फीचर है कि ये बर्ड्स और मैमल्स दो कैटेगरी है जो वार्म ब्लडेड हैं, या कह लीजिए होम्योथर्मिक हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा एक सा बना रहता है, और इनके अलावा जितने अलग एनिमल्स हैं या इनकी कैटेगरी है उनके कंपैरिजन में इनका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसीलिए इन्हें वार्म ब्लडेड कहते हैं। इन दोनों के अलावा जो अदर ग्रुप हैं या अदर एनिमल्स हैं उनको कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है, क्योंकि कंपैरेटिवली उनका बॉडी टेम्परेचर कम होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल बिलोंग टू अ सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये एक ग्रुप से कौन है, इसमें एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से एनिमल का ग्रुप है जो एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक ही टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए इसमें फर्स्ट की बात करते हैं, कटल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, डार्क फिश, स्टार फिश। तो आप जानते हैं स्टार फिश इकानोडर्मा है, डॉग फिश ये फिश है, यानी वो इकानोडर्मेटा का है, वो कार्डेटा का है। चलिए बात कट गई। ऐसे ही दूसरे में बैट, पिजन, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई माने आर्थ्रोपोडा हो गया, पिजन माने बर्ड्स ग्रुप का हो गया, और बैट जो है ये मैमेलिया में है, तो ये भी कट गया। सी पर आते हैं, मंकी, चिंपैंजी एंड मैन, ये तीनों मैमेलिया के हैं, तो ये सही तो मिल गया। अब हमें आगे पर भी विचार कर लेना, कहीं ऐसा तो नहीं कि दो आंसर सही हो। सिल्क वार्म, टेप वार्म, अर्थवार्म, सबका अलग अलग फाइलम है। सिल्क वार्म इंसेक्टा में है, टेप वार्म इसमें है, प्लेटीहेल्मिन्थिस में, अर्थवार्म एनिलिडा में। तो ऑप्शन इसमें आपका सी सही हो गया, मंकी, चिंपैंजी एंड मैन। क्यों एक ग्रुप से कहते हैं, उस ग्रुप का नाम क्या है, मैमेलिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7th, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको ध्यान देना है कि करेक्ट कहा गया है, इनकरेक्ट जल्दबाजी में हम आंसर कर देते हैं, ऐसा लगता है करेक्ट कहा जा रहा है, हम एक पढ़े हमको सही लग गया, हमने उसी कर दिया, बस यही सही, आगे पढ़े नहीं। कभी कभी ज़्यादातर जल्दबाजी में होता है, समय की कमी के नाते, खास करके कंपटीशन में ऐसी गलतियां होती हैं कि इनकरेक्ट लिखा गया है या करेक्ट लिखा गया है। तो इनकरेक्ट है तो इसका मतलब उसमें एक ही इनकरेक्ट है, बकिया करेक्ट होगा। तो ध्यान न दे पाने की वजह से एक जब करेक्ट मिल गया तो हम जाते हैं, करेक्ट पूछा गया तुरंत उसको लगा के आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन पर यहाँ पर खास ध्यान देना है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनकरेक्ट लिखा है या करेक्ट, इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट है, यानी कहने का मतलब 3 करेक्ट हैं, एक केवल इनकरेक्ट है। क्यों है हम उसको बताने का प्रयास करेंगे, जिससे दूसरी जगह आए तो उसका भी आंसर जान जाए। चलिए, मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ओविलिया, सही बात है। ये ओविलिया सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है, और सभी सिलेंट्रेट्स में ऐसा होता है कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में कि एक ए सेलुलर लेयर होते हैं, इसको मीजोग्लिया कहते हैं। तो आप एक चीज़, एक क्वेश्चन का आंसर और भी जान गए, मीजोग्लिया कहाँ पाई जाती है, सिलेंट्रेटा में, सही बात है। चलिए हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन एस्टेरियस। एस्टेरियस का मतलब क्या है, स्टार फिश जिसको आप कह लेते हैं, तो इसमें रेडियल सिमेट्री होती है, ये भी सही बात है। अब थर्ड पर आते हैं, फैसियोला इज ए स्यूडोसिलोमेट एनिमल। फैसियोला एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थिस का। प्लेटीहेल्मिन्थिस जो है ए सिलोमेट में आता है, ध्यान दीजिए। प्लेटीहेल्मिन्थिस तक अगर क्लासिफिकेशन ध्यान होगा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, यहाँ तक सब ए सिलोमेट थे। स्यूडोसिलोमेट का केवल एक ग्रुप है, वो है एस्के हेल्मिन्थिस, केवल एस्के हेल्मिन्थिस या नेमेटोडा जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर फैसियोला को प्लेटीहेल्मिन्थिस को कह दिया, इसलिए यही बात गलत है, तो सी मिल गया। अब डी पर विचार करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है, टीनिया इज ए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो टीनिया प्लेटीहेल्मिन्थिस का एग्जाम्पल है, और इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी ये भी बात सही है। तो सी गलत है, फैसियोला इज ए स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट कौन होते हैं, एस्के हेल्मिन्थिस के होते हैं, जिसका एग्जाम्पल एस्केरिस है, और फैसियोला प्लेटीहेल्मिन्थिस का है जो ए सिलोमेट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फिर बात वही आ गई, इसमें से इनकरेक्ट कौन है ये बताना है।
इसका मतलब ज़्यादातर करेक्ट है। इन कॉकरोच एंड प्राण एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल आकर्स थ्रू मैलपीजियन ट्यूब्यूल, पहले ही गलती मिल गई। अगर अभी आप इनके बारे में डिटेल तो नहीं पढ़े अलग अलग एनिमल्स के बारे में, करेक्टर में दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर, जब करेक्टर बताया गया है एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर के बारे में, जब आप आर्थ्रोपोडा का करेक्टर जानेंगे तो वहाँ पर कुछ एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर को मेंशन किया गया है और वहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म इसको दिया गया है। तो कॉकरोच में मैलपीजियन ट्यूब्यूल होती है, जबकि प्राण में जो एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर है वो ग्रीन ग्लैंड होती है। और यहाँ पर क्या लिखा गया है, कॉकरोच एंड प्राण दोनों में बता दिया गया कि एक्सक्रीशन मैलपीजियन ट्यूब्यूल से होता है। ये चूँकि ये बात सही नहीं है और आपको जो गलत है इनकरेक्ट है उसी को बताना है, तो एक तो ये मिल गया और यही आंसर है, आगे सही लिखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब क्वेश्चन गड़बड़ है। तो चलिए, इंटेनो फोर्स लोकोमोशन इज मेडिएटेड बाय कॉम्ब प्लेट। अभी आपने जितने भी फाइलम पढ़ेंगे कॉम्ब प्लेट इसी में बताई गई है। तो कहा गया जो लोकोमोशन में हेल्प करती है और भी पर्पज हैं, तो ये बात सही हो गई। इन फैसियोला फ्लेम सेल्स टेक पार्ट इन एक्सक्रीशन। फैसियोला में एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर या एक्सक्रीशन में हेल्प करने वाले स्ट्रक्चर का नाम फ्लेम सेल्स है, ये सही है। और ये फैसियोला के लिए नहीं सही है, ये फीचर है प्लेटीहेल्मिन्थिस का, और प्लेटीहेल्मिन्थिस में टीनिया भी आता है, यानी टेपवर्म जिसको कहते हैं, फैसियोला भी आता है और प्लेनेरिया भी है। तो सब में ये फ्लेम सेल्स हैं। या आप करेक्टर याद कर लीजिए कि प्लेटीहेल्मिन्थिस का एक कई करेक्टर में से एक ये भी मेन करेक्टर है कि फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट फॉर द एक्सक्रीशन इन प्लेटीहेल्मिन्थिस। और ऐसे ही अगली जो बात कही गई है, अर्थवर्म्स आर हर्माफ्रोडाइट एंड इट क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एमंग देम। अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट माने बाइसेक्सुअल, सही बात है। एंड इट क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, तो इसमें जो होता है फर्टिलाइजेशन क्रॉस होता है। तो ये आंसर अगर कंपटीशन के तौर पर देखें तो इसमें लास्ट वाला जो ऑप्शन है कि हर्माफ्रोडाइट है इसलिए क्रॉस होगा, क्रॉस होता है, बात सही है अर्थवर्म के लिए, लेकिन हर्माफ्रोडाइट है इसलिए क्रॉस होता है ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। जैसे आप देखते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती। तो फिलहाल सब इसमें सही है, ये बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। तो इसमें इनकरेक्ट क्या है, ए। क्यों गलत है ये आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। कॉकरोच में जो एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर है मैलपीजियन ट्यूब्यूल है, और प्राण में जिसको आप झींगा मछली भी कहते हैं, साइंटिफिक नेम पॉलीमान है, इसमें एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर ग्रीन ग्लैंड है। तो ग्रीन ग्लैंड को भी याद रखना है, कभी कभी ऐसे ही पूछ जाता है ग्रीन ग्लैंड किस ग्रुप के एनिमल में पाए जाते हैं। 9th क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओवीपेरस। ओवीपेरस माने अंडे देने वाले। आपने एनिमल्स को दो कैटेगरी में ओवीपेरस बीवीपेरस कहा है, अंडे देने वाले हैं, बच्चे देने वाले हैं। तो यहाँ पर नाम देखिए, प्लेटिपस, फ्लाइंग बॉक्स या बैट, एलिफेंट, व्हेल, सब मैमेलिया के। चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं वो मैमेलिया से हैं। लेकिन मैमेलिया में आपको ध्यान देना है 3 कैटेगरी है। क्लास मैमेलिया को 3 सब क्लास में डिवाइड किया गया है, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। आप इससे करेक्टर भी जानते रहें। प्रोटोथेरिया में अंडे देने वाले हैं जैसे एकिडना, प्लेटिपस। तो चलिए पहले आंसर ही बता देते हैं, ये आपका प्लेटिपस हो गया। एकिडना भी इसका एग्जाम्पल है। प्लेटिपस को ही बत्तख चोचा भी कहते हैं क्योंकि इसका मुंह बत्तख जैसा होता है। और एलिफेंट, व्हेल और बैट जो हैं ये ओविपेरस नहीं आते हैं, ये प्रोटोथेरिया का है। तो मैमेलिया में प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया हैं। मेटाथेरिया में ये बच्चे होते तो हैं लेकिन विकसित नहीं है। जैसे कंगारू, वो बाहर से पेट में जो उधर में एक थैली पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसे मार्सुपियम कहते हैं, इसीलिए इस ग्रुप को मार्सुपियलिया भी कहते हैं। और यूथेरिया में बच्चे देने वाले है ही हैं, डेवलप्ड बच्चे इसमें होते हैं। क्वेश्चन 10th, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पॉइजनस स्नेक। जानते हैं कि हम जब स्नेक की बात आती है तो पॉइजनस समझते हैं, लेकिन ये चीज़ जान लीजिए खास कि जितने स्नेक्स हैं उसमें से पॉइजनस कम होते हैं, ज़्यादातर नॉन पॉइजनस हैं। लेकिन अब कौन पॉइजनस नॉन पॉइजनस की बात नहीं, इसमें से आपको चूज करना है। तो आपको बताएं, ये उस ऑप्शन सी पाइथन जिसको अजगर कहते हैं ये पॉइजनस नहीं होता है। और अपने इंडिया की अगर बात करें तो जितने पॉइजनस में अगर 3 सांप की बात आए, 3 स्नेक की बात करें जो सबसे ज़्यादा पॉइजनस हैं, तो उसमें हमारे यहाँ के 3 ही वेराइटी हैं और संजोग से उन्हीं का नाम दिया गया है। तो किसी और को भले भूल जाएं, कोबरा,
वाइपर और करैत, ये 3 सबसे ज़्यादा पॉइजनस हैं इंडियन पॉइजनस स्नेक्स में। तो इसलिए पाइथन जो है ये खून चूस लेगा, कस के मार डालेगा, वो अलग बात है, लेकिन इसमें पॉइजन नहीं होता है, नॉन पॉइजनस है पाइथन या अजगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भैया इसमें दिमाग तो ज़्यादा लगाना है। मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में देखिए नीट में कई जगह आते हैं, तो उसके लिए एक टेक्निक पर आप विचार कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है किसमें कौन सही है, तो सबसे पहले जानिए क्या किसी का आंसर आप जानते हैं जो राइट हो सकता है। आप कंफ्यूज हो, ए को किससे मिलाएं, बी को किससे मिलाएं, सी को किससे मिलाएं, सब ना जानते हो, लेकिन अगर कोई भी आपको कॉन्फिडेंस है एक तो जानते हैं, तो अब उसको आंसर जो दिया गया है एमसीक्यू जो क्वेश्चन में जो उसके ऑप्शनल आंसर्स दिए गए हैं उससे कोरिलेट कीजिए कि किस में वो है। तो कभी कभी तो वो ऑप्शन जो आप राइट जानते एक में रहता है, अब आगे नहीं मिलाना है, आपका आंसर सही, आप उसी पर टिक कर दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है 2 में वही ऑप्शन दिया गया है, तो पहले उन दोनों को जान लीजिए फिर आते हैं। तो भैया ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग भी लगता है, तो आप लगा लेंगे। अब आइए जरा, आर्गन लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, आर्गन सिस्टम लेवल। फिर हम बताएं एक बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक जहाँ से आपको जानना है क्लासिफिकेशन के पहले। हमने अभी वीडियो एक बार फिर भेजा था कि कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी, समझ नहीं पाए फाइलम का करेक्टर, तो हमने ये कहा था कि पहले जो बेसिक्स है समझ लीजिए। तो क्लासिफिकेशन में जो बेस है उसी में से एक है वो बॉडी का जो डिफरेंट लेवल है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो सेल लेवल केवल पोरीफेरा, टिश्यू लेवल सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, फिर आर्गन लेवल प्लेटीहेल्मिन्थिस में आपने आया, फिर इसके बाद आर्गन सिस्टम लेवल आ गया। तो यहाँ से अगर को रिलेट करें तो यहाँ पर देखिए आर्गन लेवल, तो टिश्यू लेवल कहाँ हमने बताया, ओबिलिया। देखिए जो तरीका बता रहे हैं ओबिलिया सिलेंट्रेटा का है, तो सी में 4th कहाँ पर है, सी में 4th। आप सीधे सी वाले ऑप्शन पर चले आइए, सी में 4th कहाँ लिखा रहेगा आपको, यहाँ पर टिश्यू लेवल है और यहाँ पर ओबिलिया है। सी में 4th भैया, सी में 4th सी, तो ये यहाँ पर मिला। अच्छा ए में भी 4th, अच्छा चालाकी कर लिया है। चलिए दूसरा मिलाते हैं ऑप्शन सेलुलर एग्रीगेट लेवल। जो सेलुलर लेवल आता है वो स्पॉन्जिला है, पोरीफेरा में केवल पाया जाता है, जानते हैं, उसका एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से आप मिला करके आंसर कर सकते हैं। तो 11th में जो राइट आंसर है ये है सी पर चले जाएंगे। ठीक भैया, तो इससे आपको रिलेट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बॉडी कैविटी इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, सच एनिमल्स आर कॉल्ड। जिसमें सीलोम, बॉडी कैविटी मीन्स सीलोम, जिसमें इसकी कवरिंग नहीं होती है उसी को आपने स्यूडोसिलोमेट कहा है, एक ही ग्रुप है। तो सीधे सीधे आपका ऑप्शन बी यहाँ पर ये सही हो गया। अब 13th क्वेश्चन भैया फिर उसी टाइप का आ गया, फिर से आप दिमाग लगाइए 13 में क्या किया जाए। मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर कॉलम ए में दिया गया है ग्रुप का नाम और बी में दिया गया है उनके रिलेटिव करेक्टर्स, तो किस में पाए जाते हैं वो आपको मिला लेना है। तो हम आपको बताएं पोरीफेरा, पोरीफेरा समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए कैनाल सिस्टम, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही हो गया, यानी पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम पाया जाता है, एक करेक्टर याद कर लीजिए। और एस्के हेलमिन्थिस में ये अगर देखें मस्कुलर फायरिंग्स है, वो उसकी फायरिंग्स बाहर आ जाती है फिर अंदर होती है, अंदर बाहर होती रहती है मसल्स के प्रेजेंस के नाते, इससे फूड मटेरियल को सक करने में हेल्प ले लेता है। चलिए तो टाइम ज़्यादा हो जा रहा है, सीधे हम आपको ऑप्शन पर बता दें, इसकी जो मैचिंग हुई ये सी ऑप्शन हो गया। चलिए वेरी शॉर्ट आंसर हो, तो दिस वाज ऑल अबाउट द एग्जाम्पलर MCQ क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 3rd and 4th, that is plant kingdom and animal kingdom. Thanks.